Hello students, my name is Engineer Azad Siddiqui and you are watching my YouTube channel FS Academy of Science। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। Why do we need to write vector form of कूलम्स लॉ? हम लोगों ने ऑलरेडी कूलम्स लॉ को डिस्कस कर लिया है, हमें क्यों जरूरत पड़ी कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को लिखने की? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स की कैलकुलेशन निकाली थी कूलम्स लॉ में, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम हो रहा था और डायरेक्शन के लिए हमें वेक्टर फॉर्म को लिखना जरूरी है। सो वी विल सी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लेट्स सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2 and R be the separation between them. So as per the statement of Coulomb, Q1 will repel Q2 along the line joining them, यानी Q1 Q2 को इसी लाइन के along रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करेगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। So and Q2 will repel Q1 यहाँ पे F, यानी Q2 Q1 को रिपेल किया इस डायरेक्शन में और Q1 Q2 को रिपेल किया इधर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्रॉम Q1 to Q2, सो डायरेक्शन हमारा कौन सा होगा? Q1 to Q2, so this will be our direction. Now we have to give some certain indications to R and F, और there is no specific rule or law कि हमें R12 लिखना है कि R21 लिखना है। बहुत सारे फिजिसिस्ट ने R12 लिया है और बहुत सारे फिजिसिस्ट ने R21 लिया है। ये हमारे अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि हम क्या लेके समझा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप ए बी लेके भी समझा सकते हैं। एनसीईआरटी में R21 लिया है और R21 लेने का एक फायदा है कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे जब ये एक्सरसाइज आप खत्म करेंगे तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने R12 लेके भी समझाया है, उससे भी समझाया जा सकता है। एनसीईआरटी मैं फॉलो करता हूं, इसलिए आई विल टेक R21। सो इफ आई राइट हियर R21, इसका क्या मतलब? यहां पे जो मैं 2 ले रहा हूं, ये जिधर पॉइंट कर रहा है, R इज पॉइंटेड टुवर्ड्स व्हाट? 2 Q2, सो आई हैव टेकन 2, मतलब टुवर्ड्स, एंड फ्रॉम 1, यानी R की डायरेक्शन 2 की तरफ जा रहा है और कहां से? 1 से, और इसको वेक्टर लगा देता हूं। अगर मैं ऐसा इंडिकेशन दूं R21, तो आपको समझ में आ गया R इज पॉइंटेड टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। नाउ यहां पे फोर्स के लिए यहां भी सेम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। यहां पे F21 देते हैं, यानी फोर्स ऑन 2 बाय 1। यहां पे ऑन और यहां पे बाय, यही लॉजिक यूज करते हैं यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे 2 पे लग रहा था, यहां पे 1 पे लग रहा है, बाय 2, यानी F12 यहां पे ऑन और 2 क्या हो गया? बाय। यहां पे इंडिकेशंस क्लियर है। R21 यानी R इज पॉइंटेड टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, F21 फोर्स ऑन 2 बाय 1, F12 फोर्स ऑन 1 बाय 2। अब मैं 3 चार्ज लेता हूं यहां पे, Q1 Q2 Q3। मान लो ये नेगेटिव है। अगर मैं बोलूं कि F12 कहां है, इमीडिएटली आप समझ जाएंगे F12 कहां है। F12 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन 1 बाय 2। बाय 2 किधर होगा? इधर लगाएगा ये फोर्स, तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे फोर्स ऑन 1 बाय 2। F12 पूछा था मैं, फोर्स ऑन 1 बाय 2, यानी ये इधर रिपेल करेगा। अब ये माइनस है। अब मैं पूछूं कि F13 कहां है? F13 ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, ये निगेटिव है। अब आराम से आप बता देंगे F ऑन फोर्स ऑन 1 बाय 3। ये इस तरह से फोर्स का आप नाम आराम से दे सकते हैं। एक दूसरी एक्सरसाइज लेते हैं हम लोग। बहुत सारे फोर्स दे देता हूं मैं, Q1 Q2 Q3 Q4। अगर मैं पूछूं Q14 कहां है, सबसे पहले हम दोनों लाइन को मिला देंगे। Q14
1 4 पूछ रहा हूं मैं। सो 4 1 को किधर रिपेल करेगा, इसी लाइन के लॉन्ग, तो ऐसे लाइन बना देंगे हम ये। सो यहां पे आराम से बोल देंगे हम F1 4, यानी फोर्स ऑन 1 बाय 4। ये तरीका है लिखने का। नाउ R21 इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 कैप, ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका सेम डायरेक्शन होता है, यानी इसी का डायरेक्शन इसका भी होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1। सो अब लिखते हैं हम लोग फोर्स को, F21 लिखते हैं। पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 कैट। सेम F12 लिखते हैं हम लोग, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, यहां पे F12 का मतलब क्या हुआ, ये R का डायरेक्शन इधर हो गया। अब F12 ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर। सो R21 यानी इधर। अब R12 F12 का डायरेक्शन इधर, तो R12 यानी R12 ये डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन किधर था, इधर। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, F12 लिख रहे हैं ना हम लोग फोर्स। सो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यहां पे R21 था, R12 होल स्क्वायर मॉड लगा के R12 यूनिट कैप। R21 इसके डायरेक्शन में यूनिट कैप था, यूनिट वेक्टर था। सो R12 कैप इसके डायरेक्शन में। सो दिस इज द वे टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये अगर हम चाहें इसको, ये मैग्नीट्यूड लिया है ना, तो सिंपल R स्क्वायर भी आप ये लिखें, या यू कैन राइट सिंपल R स्क्वायर, यहां भी आप सिंपल R स्क्वायर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये जैसे यूनिट कैप का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे A कैप इक्वल टू फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, या हम ऐसे भी लिखते हैं फुल वेक्टर बाय इसका। सो हम R21 को अगर लिखना चाहें, R21 को अगर हम लिखना चाहें, सो R21 फुल वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम। और R12 लिखना चाहें, सो R12 फुल वेक्टर बाय R12 ये लिख सकते हैं हम लोग। सो व्हाट इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, आई विल राइट ओवर हियर। इसको इरेज करता हूं मैं। सो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप। R21 कैप के जगह पे ये लिख सकता हूं मैं। सो R21 फुल वेक्टर, और R21 का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, R। अगर मैं चाहूं तो इसको 21 मैं मॉड लगा देता हूं। मॉड लगाने का क्या ये है, इसका डायरेक्शन लूज हो जाता है, यानी हम R लिख सकते हैं सिंपल मैग्नीट्यूड। सो F21 क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ R21 फुल वेक्टर। ये भी तरीका है। अब अगर हम F12 लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ इंटू F12 है तो क्या आ जाएगा, F21 था तो R21, सो F12 था तो क्या R12। ये आप यहां से उठा लें सेम, और वैसे ही R का मैग्नीट्यूड लेंगे R स्क्वायर में। सो इन दोनों में से आपको जो आसान लगे, आपको अगर ये आसान लगे ये दोनों, तो ये दोनों लिखिए, ये आसान लगे तो ये लिखिए। इट्स एज पर योर चॉइस, विच एवर यू फाइंड इट कॉन्वीनियंट आप लिख सकते हैं। अब इसका एक और लिखने का तरीका है, उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रफ करता हूं मैं, लिखिए। एक और चीज है यहां पे,
यहां पे इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं जो ये R2 है 2 1 है कैप इक्वल टू R1 2 कैप, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। क्या फर्क है इसमें, ये देखिए, जो मैंने ये लिखा था R2 1, सो R2 का डायरेक्शन किधर था? ये डायरेक्शन था। और R1 2 का डायरेक्शन किधर था? ये डायरेक्शन था। सो R2 1 कैप इक्वल टू R1 2 कैप, इसमें क्या डिफरेंस है? माइनस। सो इसी तरह इन द सेम वे या सिमिलरली हम लिख सकते हैं F2 1 इज इक्वल टू F1 2 माइनस, यानी जो यहां पे फोर्स लग रहा है F1 2 और जो यहां पे फोर्स लग रहा है F2 1, बोथ आर नॉट सेम। ये देखिए, सेम कब बोलते हैं? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ये देखिए मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इसका देखिए, इसका डायरेक्शन इधर और उसका डायरेक्शन उधर। सो F2 1 इज इक्वल टू माइनस F1 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस इक्वेशन से क्या पता चलता है? इफ यू रिकॉल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सो कूलम्स लॉ agrees to Newton's third law of motion. That means Coulomb's law obeys Newton's third law of motion. यानी forces are equal and opposite. नोट कीजिए। There's another way of writing vector form of Coulomb's law, और बहुत सारे बुक्स में वैसा रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको इन दोनों में से कोई पसंद आया हो तो वो पढ़िए जो आपको आसान लगे, या मैं जो अब बताने जा रहा हूं वो भी आसान है। सो विल सी दैट सपोज इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम two charges q1 and q2 are given, which position vectors are r1 vector and r2 vector from the origin। यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस दिए गए हैं q1 and q2, और उनका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या है? q1 के लिए r1 और q2 के लिए r2। सो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ कूलम व्हाट वी विल डू, फोर्स विल, यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है। सो कूलम के स्टेटमेंट के हिसाब से फोर्स हमेशा किस पे एक्ट करता है? जो दोनों चार्ज को मिलाती है जो लाइन, उसी के अलोंग। तो सबसे पहले हम इसको मिला देंगे एंड लेट आर बी द सेपरेशन बिटवीन देम। सो q1 q2 को कहाँ रिपेल करेगा? यहाँ, और q2 q1 को यहाँ। सो अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं, सो इसको लिखूंगा R21 एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, R21 वेक्टर, और ये सो इसमें ट्रायंगल लॉ लगाइए, ये F और ये F। नाम कैसे लिखना है बताया था मैं, F21 यानी फोर्स ऑन 2 by 1 एंड F12 फोर्स ऑन 1 by 2। सो इसमें हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी R1 वेक्टर प्लस R21 इज इक्वल टू R2। यहां से देखिए R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। सो R21 R2 माइनस R1, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला R21, यानी इसका वैल्यू क्या निकला हमको? R2 माइनस R1, ये डिस्प्लेसमेंट निकला, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? यहाँ पे R21, और इसकी वैल्यू R2 माइनस R1। नाउ वी विल राइट द फोर्सेस, F21 इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r, ये लिखेंगे R2 माइनस R1 मॉड लगा के q इंटू R2 माइनस, यहां पे लिखता हूं मैं F21 इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by R2 माइनस R1 मॉड लगा के q R2 माइनस R1। सो दिस इज F21। इफ आई राइट F12, व्हाट डज इट मीन? F12 वेक्टर साइन लगा लेंगे, F12 रिवर्स कर देंगे इसको, यानी F12 डायरेक्शन ये हो जाएगा। सो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 Q R1 minus R2. So this is the way of writing Coulomb's law in vector form. I hope you understand. इन तीनों में तीन तरीके बताया मैं, इन तीनों में जो आपको आसान लगे. नाउ वी विल सी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन कब होता है? फर्स्ट विल टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसके बाद हम लोग उसका डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे. सो मान लो ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 माइनस Q2, और इन दोनों ये Q1 Q2 को 100 न्यूटन से खींच रहा है, यानी इनके बीच लगने वाला फोर्स 100 न्यूटन है. ठीक है. मान लो एक मैं दूसरा फोर्स इंट्रोड्यूस करूं Q3. सो क्या ये भी माइनस ले लेता हूं मैं. क्या Q3 के आ जाने से Q1 एंड Q2 पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? सो आंसर है इफेक्ट नहीं पड़ा. क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि जो Q1 है ये अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट फैला रखा है इसने. सो जो इसका इफेक्ट, इस लाइन का इफेक्ट आएगा इस पे, इस लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा इसके आने से. इस चार्ज के इंट्रोड्यूस हो जाने से इस लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि Q1 ने अपने चारों तरफ अपने इफेक्ट फैला रखे हैं. अब मान लेते हैं हम लोग इसी लाइन के लॉन्ग एक दूसरा चार्ज इंट्रोड्यूस किया Q4. मान लो इसके बीच 60 न्यूटन है. सो Q4 के आ जाने से क्या Q1 एंड Q2 के बीच का ये 100 न्यूटन है, इस पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं. ये इसको 100 न्यूटन से खींचता रहेगा और इसको 60 न्यूटन से पुश करता रहेगा. अब आते हैं हम लोग कि Q1 पे टोटल फोर्स अगर हमको मालूम करना है तब कैसे होगा. तो ये देखिए Q1 Q2 को इधर खींचेगा और Q2 Q1 को इधर. सो Q2 जो फोर्स लगाएगा Q1 पे वो कितना होगा? F. ये फोर्स जो Q2 खींच रहा है F on 1 ड्यू टू 2, F12. अब Q4 Q1 को इधर पुश करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव है, इधर रिपेल करेगा. सो ये फोर्स कितना होगा? F फोर्स ऑन 1/4. सो F14. Q3 ये Q3 को इधर खींचेगा और Q3 Q1 को इधर खींचेगा. सो जो Q3 फोर्स लगाएगा Q1 पे वो कितना होगा? F1 फोर्स ऑन 1/3. अब हम पूछेंगे इस पे टोटल फोर्स कितना हुआ. सो हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14, सबको जोड़ देंगे, वेक्टर सम. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डेफिनेशन इसका, फोर्स ऑन ए चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. This is called principle of superposition. यानी ये क्या कह रहा है कि जो किसी एक चार्ज पे फोर्स लगता है बहुत सारे चार्ज की वजह से, किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है, सो उस पार्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स होगा वो सारे फोर्सेज के वेक्टर सम के बराबर होगा. और किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से किसी दो के बीच का जो फोर्स होगा उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा. जैसे ये Q1 एंड Q2 के बीच 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये Q4 के आ जाने से इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन हाँ, ये अपना इफेक्ट इस पे लगाएगा, बट इन दोनों के बीच का जो फोर्स था उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आया. उसी तरह Q3 के आ जाने से भी इस पे कोई असर नहीं पड़ा. बट अगर हम पूछें कि Q1 पे कितना चार्ज होगा, तो Q1 पे कितना चार्ज हो रहा है? Q2 भी लगा रहा है F12, Q4 लगा रहा है F14 और Q3 लगा रहा है F13. सो जब हम यहां पे निकालेंगे फोर्स F, सो ये सबका वेक्टर सम होगा, यानी जितने ज्यादा चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा उन सब का वेक्टर सम. सो F इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 प्लस F14, इन सब का वेक्टर सम प्लस डॉट डॉट जितना भी होगा. अगर हम लिखें इसको F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12. F12 है, सो R12 Q इंटू R12. इसी तरह हम लोग लिखते जाएंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन.
अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स से एक छोटा सा कंपैरिजन है वो करेंगे। ये एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो द फर्स्ट पॉइंट मैंने जो यहाँ पे लिखा है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस दैट मीन्स दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइन इनको जोड़ता है उसी के अलोंग ये एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे Q1 Q2 या M1 M2, यानी इस Q1 Q2 को इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, या Q2 Q1 को इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ये इसको इधर भी कर सकता था, इधर भी कर सकता था। चूंकि ये इसी लाइन के अलोंग कर सकता था, दिस इज द रीजन दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। उसी तरह ग्रेविटेशन में भी आप देखेंगे M1 M2 को इसी लाइन के अलोंग ही अट्रैक्ट कर सकता है, कहीं और नहीं, इधर नहीं कर सकता, इधर नहीं कर सकता, इधर नहीं कर सकता, इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट कर सकता है। यानी अगर M1 M2 को अट्रैक्ट करना चाहे तो इधर भी कर सकता था, इधर भी कर सकता है, लेकिन इस लाइन के अलोंग ही अट्रैक्ट करेगा। यही रीजन है कि इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्सेज। आगे चल के जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो सेंट्रल फोर्सेज करके एक चैप्टर बना हुआ है। सो दिस इज द रीजन वी कॉल इट सेंट्रल फोर्सेज। दूसरा, ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। So we say in its definition that the force between two charges, but there is no force in between. अगर आपसे पूछा जाए यहां पे कितना फोर्स है, your answer should be there is no force over here. So the proper word should be, क्या होना चाहिए हमारा प्रॉपर तरीका बताने का, फोर्स ऑन each of the charges, यानी Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। फोर्स कहां लगता है? मटेरियल पे। यहां पे कुछ है ही नहीं तो फोर्स कैसे लगेगा? इसलिए इसको बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स है। And most of the central forces are conservative forces. So both are conservative forces. दोनों conservative force है, यानी gravitational force भी conservative है और electrical force भी conservative है। क्यों? They are independent of the path followed. यानी Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा and Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। पाथ फॉलोड से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। अब आते हैं हम इस पे, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी दोनों में, उसमें भी आपने देखा था F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों ओबे करते हैं। अगर हम फोर्स और डिस्टेंस यानी सेपरेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये कुछ यूं तेजी से गिरेगा फोर्स, यानी पहले हम डिस्टेंस दोनों के बीच का 1 लेते हैं, फिर जैसे ही हम 2 करेंगे कितना कम होगा 1 बाय आर स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर 4 गुना कम हो जाएगा। इस तरह से फोर्स बहुत तेजी से गिरता है। ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो दोनों, आप दोनों में देखते हैं 1 बाय आर स्क्वायर का टर्म आता है, यानी G M1 M2 बाय आर स्क्वायर एंड K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और बोथ फोर्सेज आर इफेक्टिव इवन इन फ्री स्पेस, यानी दोनों फोर्स फ्री स्पेस में भी प्रभावी होते हैं, यानी इफेक्टिव होते हैं। सो दिस वाज द कंपैरिजन। और ये कैसा कंपैरिजन था? सिमिलर, आइडेंटिकल कंपैरिजन था। अब हम देखते हैं नॉन आइडेंटिकल कंपैरिजन क्या है, यानी जो सिमिलर नहीं है वो कौन सा है। अब देख रहे हैं हम इनमें असमानता क्या है, यानी दोनों कैसे डिफर करते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये आपको पहले से मालूम है, मैंने बताया भी है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है ना, यानी आकर्षण वाला होता है सिर्फ, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। जो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डजंट डिपेंड ऑन मीडियम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। जी जो होता है ना, जी जो G M1 M2 बाय आर स्क्वायर में जो G होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको मालूम है। और ये यूनिवर्सल बोला जाता है, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, यानी मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता है। जबकि K ये मीडियम पे डिपेंड करता है, जो हमको
ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है के, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी के मीडियम पे डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कूलम्स लॉ में। थर्ड वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी बहुत बड़ा होता है। इसको हम लोग देखेंगे कितना बड़ा होता है। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ में फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा है, कूलम्स लॉ इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेज ओनली। जो कूलम का नियम होता है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए सही है। पॉइंट चार्ज मीन्स क्या, मान लो हमारे पास एक छोटी सी बॉल है पॉइंट की तरह, बहुत छोटी, उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट चार्ज। अब मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ी मेटेलिक बॉल है और उस पर चार्ज बिखरे हुए हैं, तो पूछा जाए कि क्या ये पॉइंट चार्ज है, सीधा आंसर होगा नहीं। बट ऐसा नहीं है, ये बड़ी बॉल्स भी पॉइंट चार्ज हो सकती हैं। कब, जब इन बॉल्स को हम बहुत दूर दूर रख दें, यानी इनके बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि जो बॉल्स हैं वो पॉइंट की तरह दिखने लगे। सेकेंड पॉइंट, कूलम लॉ इज ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेज ओनली, यानी चार्ज रुके हुए होने चाहिए, है ना, यानी चलते हुए चार्ज पे नहीं। रुका हुआ चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना ही कि स्टैटिक चार्ज पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। थर्ड, उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए r, q1 q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए r, ये छोटा होना, बड़ा होना चाहिए। किससे, r शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, यानी जो न्यूक्लियस का साइज होता है उससे बड़ा होना चाहिए। उससे छोटा होगा तो क्या होगा, उससे छोटा होगा तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा इसको, इसलिए इससे बड़ा होना चाहिए। r शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। सो ये लिमिटेशंस थे कूलम्स लॉ की। ये क्वेश्चन है, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। सो हमको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। सो गिवन डाटा जो है उसको हम लोग जानते हैं, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और जो प्रोटॉन पे मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इट्स रिटन ओवर देयर। और g की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एंड k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये डाटा लेके हमको कंपेयर करना है। सो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 r स्क्वायर। सो यहाँ पे रख देते हैं g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 9.1 इंटू 10⁻31, m2 1.67 इंटू 10⁻1.67 इंटू मास इधर है 10⁻27 बाय r स्क्वायर। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, आई एम यूजिंग कैलसी, यू आर नॉट सपोज टू यूज, 11th-12th में अलाउ नहीं रहता है कैलसी, बीटेक वगैरह में अलाउ रहता है, सो आप यूज ना करें। So 6.67 into 9.1 into 1.67 that gives 101.3 into ये 10 का पावर कितना हुआ, सब माइनस में है, 30, 50, 60, 7, 8, 9 माइनस 69 बाय आर स्क्वायर। सो एफ जी की वैल्यू आ गई। अब हमको एफ ई चाहिए, एफ ई इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 एंड चूंकि दोनों सेम है Q1 Q2, so 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो एफ ई इज इक्वल टू 9 into 1.6 into 1.6 that gives me 23.04 into 10 का पावर कितना हुआ, 19 into 19 38 माइनस 38 प्लस 9, सो 10⁻⁻29। 38 में से आप 9 घटाएंगे 29 आएगा बाय आर स्क्वायर। सो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ई बाय एफ जी करते हैं। सो एफ ई
23.04 इंटू 10 टू द पावर -29 बाय आर स्क्वायर बाय 101.3 इंटू 10 टू द पावर -69 बाय आर स्क्वायर। अगर ये रिवर्स करेंगे हम लोग तो आर स्क्वायर कट जाएगा। एक पॉइंट बढ़ा देता हूं मैं, एफ ई बाय एफ जी इज इक्वल टू 23.04 इंटू 10 टू द पावर -29 बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 101.3 इंटू 10 टू द पावर -69। सो आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल, यहाँ पे 69 है। सो एफ ई बाय एफ जी इज इक्वल टू 23.04 इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू, इसको ऊपर ले जाता हूँ, 10 टू द पावर 69 हो गया ऊपर जाके, बाय 101.3। सो 23.04 बाय 101.3, so that gives me FE by FG is equal to 0.22 into 10 to the power 29 निकला 69 में से 10 to the power 40। so इसको लिखता हूं मैं 2.2 into 10 to the power 39। so अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं FE is equal to 2.2 into 10 to the power 39 FG। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लेके ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू द पावर 39 टाइम्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को लेके अगर कंपेयर करें तो वो 10 टू द पावर 43 के ऑर्डर का होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू द पावर 43 के ऑर्डर के बड़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर हम दो प्रोटॉन के लेके कंपेयर करें तो 10 टू द पावर 36 के ऑर्डर का होता है। सो इस तरह से हम लोगों ने कंपेयर किया और देखा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इतना बड़ा होता है तो हमारे यूनिवर्स में कहीं दिखता क्यों नहीं है। हम अपने यूनिवर्स में जहां भी देखें ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह हावी दिखाई देता है, क्यों? तो इसका रीजन ये है कि जो यूनिवर्सल बॉडीज होती हैं उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। और चार्ज की बात करें तो आप एटम से उठा के देखिए, एटम पे कितना चार्ज होता है? 0। एटम से मॉलिक्यूल बना, उस पर चार्ज कितना होता है? 0। हमारे अर्थ का चार्ज कितना होता है? 0। सन का चार्ज कितना होता है? 0। सो जब चार्ज ही नहीं होगा तो फोर्स कैसे लगेगा? जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जब Q1 Q2 ही 0 हो जाएगा तो फोर्स कहाँ दिखेगा? इसलिए यूनिवर्स में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एब्सेंट रहता है। अब आते हैं हम मास पे। जब हम यूनिवर्सल बॉडीज के मास को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उनका ऑर्डर क्या होता है मास के? 10 टू द पावर 29, 10 टू द पावर 24, इस ऑर्डर का उनका मास होता है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आया था डिफरेंस हमारा? 10 टू द पावर 39, 10 टू द पावर 43, 10 टू द पावर 36। और जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 50 के आसपास जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो यूनिवर्स में हमारा डोमिनेट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। So that's all about Coulomb's law. We have studied each and everything about Coulomb's law. आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, तो वो हम अगले क्लास में करेंगे और कंटिन्यूस 2-3 क्लास न्यूमेरिकल का आएगा। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।